कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साक्षात अपने परिसर के माननीय यशस्वी निदेशक प्रोफेसर बनवाली विश्वाल गुरु जी को सादर अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर बनवाली विश्वाल गुरुदेव। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरुदेव। हाँ जी अब आ रही। गंगा गंगेति च ब्रूयात् योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वन्देऽहं राजभाषां च राष्ट्रभाषा स्वरूपिणीं व्यवहृतासु भाषासु विश्वे जास्ति प्रतिष्ठिता। साहित्यिक समृद्धिश्च यद्भाषायाः महत्तमा तां च हिंदी भाषां वन्दे संस्कृत परिपोषिताम्। संस्कृतस्य च पुत्री श्रेष्ठा ज्येष्ठा विशेषतः हिंदी भाषां च तां वन्दे भाषाणां जननीं शुभाम्। हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम के समापन सत्र के अंतर्जालीय इस कार्यक्रम में अनुप्रणाली से जुड़े सभी महानुभावों एवं विद्वज्जनों का परिसर पक्ष से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुधारानी पांडेय जी, पूर्व कुलपति उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं गुरुकुल गांगड़ी विश्वविद्यालय। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर शिशिर कुमार पांडेय जी, जो कि हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक विभाग के समग्र आधुनिक विभागों के विभागाध्यक्ष हैं। विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित गरली परिसर के सहायक आचार्य विद्वान एवं हमारे ही परिसर के साहित्य विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर विजयपाल शास्त्री जी, न्याय विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेही जी और अन्य विभागों के आचार्य प्राध्यापक डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा जी, शैलेंद्र प्रसाद उनियाल जी, डॉक्टर अनिल कुमार जी, डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, डॉक्टर श्रीओम जी, डॉक्टर दिनेश चंद्र पांडेय जी जो इस समय संचालन कर रहे हैं, श्री पंकज कोटियाल जी, डॉक्टर अरविंद गौड़ जी, श्री नवीन डोबरियाल जी, डॉक्टर गौतम चौधरी जी, डॉक्टर मनीष शर्मा जी, डॉक्टर अमंद मिश्र जी, डॉक्टर मधुसूदन पांडे जी, श्री जनार्दन सुवेदी जी एवं डॉक्टर अवधेश बिजलवान जी तथा इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बरतवाल जी। मैं नाम लेते लेते अगर किसी का नाम छोड़ भी दिया हूं तो वो उस नाम को भी ग्रहण कर लिया जाए। आज हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह है। 14 को उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ था। कई प्रतियोगिताएं भी हुई, राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन भी हुआ। उद्घाटन समारोह में मैं अपना वक्तव्य रख चुका हूं, इसका पृष्ठ पेषण नहीं करूंगा। पिछले वक्तव्य में मैंने हिंदी की लोकप्रियता और उसकी संस्कृत निष्ठता पर बात की थी। हिंदी में जो आत्मसात करने की क्षमता है उस पर भी बात की थी। आज भी प्रोफेसर विजयपाल शास्त्री जी ने हिंदी की संस्कृत संबद्धता पर अपनी बात रखी। अतः हिंदी और उर्दू की विशेषताओं पर कुछ सामान्य बात करते हुए कुछ नई बातें भी रखना चाहूंगा। नई बातें इस अर्थ में कि हमने इस बात को अभी सामने रखी नहीं,
जो भी बात करूंगा कोई बहुत नई बातें नहीं है, वो सब सभी बातें आप लोग जानते हैं। हिंदी और उर्दू दोनों को मिलाकर हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। हिंदुस्तानी भाषा मानकीकृत हिंदी और मानकीकृत उर्दू के बोलचाल की भाषा है। इसमें शुद्ध संस्कृत और शुद्ध फारसी अरबी अरबी दोनों के शब्द कम होते हैं और तद्भव शब्द अधिक होते हैं। जैसा कि हम उद्घाटन समारोह में बताए थे, हिंदी भारतीय राज्यों की राजभाषा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल जो उत्तराखंड आज हैं, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली आदि। इन राज्यों के अतिरिक्त महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हिंदी आदि प्रांतों में जो हिंदी भाषी राज्यों से जो जुड़े हुए राज्य हैं, जो प्रांत हिंदी भाषी राज्यों से जुड़े हुए हैं, ऐसे राज्यों में भी हिंदी बोलने की अच्छी संख्या देखने को मिलती है। अन्य पक्ष में उर्दू जम्मू और कश्मीर की राजभाषा है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और दिल्ली में उर्दू द्वितीय राजभाषा है। साथ ही यह लगभग सभी ऐसे राज्यों की सह राजभाषा है जिनकी मुख्य राजभाषा हिंदी है, जिन प्रदेशों की बात हमने ऊपर की है। कतिपय भाषाविद हिंदी एवं उर्दू को एक ही भाषा समझते हैं। हिंदी जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और शब्दावली के स्तर पर अधिकांशतः संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करती है। पक्षांतर में उर्दू नास्तालिक लिपि में लिखी जाती है और शब्दावली के स्तर पर उसमें फारसी और अरबी भाषाओं का प्रभाव अधिक है। परंतु व्याकरणिक रूप से उर्दू और हिंदी में कोई ज्यादा भेद नहीं है, परंतु कुछ विशेष क्षेत्रों में शब्दावली के स्रोत में अंतर अवश्य देखने को मिलते हैं। कुछ विशेष ध्वनियां उर्दू में अरबी और फारसी से ली गई हैं। इसी प्रकार फारसी और अरबी की कुछ विशेष व्याकरणिक संरचनाएं उर्दू में भी प्रयोग की जाती है। उर्दू और हिंदी खड़ी बोली की दो आधिकारिक शैलियां हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी के मानकीकरण की दिशा में अनेक प्रयास हुए हैं, जैसा कि हिंदी व्याकरण का मानकीकरण, वर्तनी का मानकीकरण, टाइपिंग के लिए हिंदी में यूनिकोड का विकास और इसी प्रकार बोलियों का विकास भी हुआ है। अब बोलियों पर कुछ बात, हिंदी की जो विभिन्न बोलियां हैं उन पर भी कुछ बात रखना चाहूंगा। हिंदी का क्षेत्र विशाल है तथा हिंदी की अनेक बोलियां, जिसे हम उपभाषाएं कह सकते हैं, इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना भी हुई है। इन उपभाषाओं में जैसे गढ़वाली है, इसमें इसकी रचनाएं आप देख सकते हैं। ऐसी बोलियों में ब्रजभाषा और अवधी प्रमुख है। ये बोलियां हिंदी की विविधता है और उसकी शक्ति भी। ये हिंदी की जड़ों को गहरा बनाती है। हिंदी की बोलियां और उन बोलियों की उपबोलियां हैं जो अपने में एक बड़ी परंपरा, इतिहास, सभ्यता को समेटे हुए। हिंदी की बोलियों में प्रमुख है अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा,
पंच परगनिया, कुमायूनी, मगही आदि। किंतु हिंदी के दो मुख्य भेद हैं, वो हैं पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी। अब शब्दावली पर कुछ बात करें तो हिंदी शब्दावली में मुख्यतः 4 वर्ग हैं। थोड़ी सी चर्चा उद्घाटन समारोह में भी हमने की थी इस विषय पर। जैसे कि तत्सम शब्द। तत्सम वे शब्द हैं जिनको संस्कृत से बिना कोई बदलाव के ले लिया गया, जैसा कि अग्नि, दुग्ध, दंत आदि। तद्भव वे शब्द हैं जिनका जन्म संस्कृत या प्राकृत में हुआ था, लेकिन उनमें बहुत ऐतिहासिक बदलाव आया गया है। जैसे आग, दूध, उसी जो शब्द हमने जो तत्सम शब्द कहे थे, उसी का अगर तद्भव शब्द हम लें तो अग्नि का आग, दुग्ध का दूध, दंत का दांत होता है। इसी प्रकार देशज शब्द, देशज का अर्थ है जो देश में ही उपजा या बना। देशज शब्द का अर्थ हुआ न तो विदेशी भाषा का हो और न किसी दूसरी भाषा के शब्द से बना। ऐसा शब्द जो न संस्कृत का हो न संस्कृत शब्द का अपभ्रंश। देशज वो शब्द हैं जो किसी प्रदेश या क्षेत्र के लोगों के द्वारा बोलचाल में यूं ही बना लिया जाता है, जैसे खटिया, लुटिया आदि। ये 3 भेद हो गए। तो चौथा भेद जैसे विदेशी शब्द है। हिंदी में कई शब्द, विदेशी शब्द हैं, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि से भी अनेक शब्दावली हिंदी में आए हैं। उन्हें हम विदेशी शब्द कहेंगे। जिस हिंदी में अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्द लगभग पूर्ण रूप से हटा दिया जाता है और प्रयोग किया जाता है, उसे हम शुद्ध हिंदी या मानकीकृत हिंदी कह सकते हैं। इसी प्रकार हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी का भी एक स्वतंत्र व्याकरण है। अन्य सभी भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी में भी कर्ता, कर्म, क्रिया वाला वाक्य विन्यास है। संपूर्ण कारक का विश्लेषण आप हिंदी भाषा में भी देख सकते हैं। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब ये जो सरलीकरण है, ये सरलीकरण भाषा की लोकप्रियता में कारण भी होता है। जैसे नपुंसक लिंग नहीं है तो नपुंसक वस्तुओं का लिंग भाषा परंपरा अनुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होता है। मतलब हिंदी में तो या तो नपुंसक लिंग के जो शब्द है या तो पुल्लिंग में होगा या स्त्रीलिंग में होगा। क्रिया के रूप कर्ता के लिंग पर निर्भर करता है ये हिंदी में, जैसा हमारा संस्कृत में नहीं। हिंदी में 2 वचन हैं, एक वचन और बहुवचन, द्विवचन की बहिष्कार उसमें किया गया है। और क्रिया वचन से भी क्रिया जो है केवल लिंग नहीं, वचन से भी प्रभावित होती है। विशेषण विशेष्य के पहले लगाए जाते हैं आदि आदि अनेक व्याकरण की विशेषताएं हैं। और समयाभाव से हम इस पर अधिक बात नहीं करेंगे। और हिंदी बोलने वालों की जो संख्या आदि के बारे में पहले उद्घाटन सत्र में हमने कहा था, जो भारत की जनगणना के अनुसार उसका एक स्वरूप हमने रखा था। इस पर आज विशेष बात नहीं करेंगे। और हिंदी केवल राजभाषा नहीं, हिंदी संपर्क की भाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा की जा स्वरूप है हिंदी का, मतलब हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में जो प्रयास हुए हैं और हिंदी राष्ट्रभाषा बनने की जो क्षमता रखती है, इन सब पक्षों पर, इन सब बिंदुओं पर हमने उद्घाटन समारोह में कुछ बात रखी थी, इसलिए उसका भी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।
और हिंदी बोली जाती है कितने राज्यों में हमने बोल दिया। पूर्वोत्तर भारत में हिंदी भी बोली जाती है और भारत के बाहर भी हिंदी अनेक संख्या में लोग हिंदी बोलते हैं। ये सब बातें अन्य वक्ताओं ने भी रख चुकी हैं। और एक अंत में क्योंकि प्रोफेसर शिशिर कुमार पांडे जी कह रहे थे कि कार्यक्रम को जल्दी खत्म करना है, लेकिन 1 घंटा में तो नहीं हो पाया, कम से कम 2 घंटे में तो हम लोग इसको समाप्त करें, इसलिए मैं अधिक बोलना नहीं चाहता हूँ। और डिजिटीकरण और कंप्यूटर क्रांति में हिंदी की जो भूमिका रही है, इस पर 2-4 शब्द बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और कंप्यूटर और इंटरनेट ने पिछले वर्षों में विश्व में सूचना क्रांति ला दी है। आज कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जो कंप्यूटर से दूर रहकर लोगों से जुड़ सकती है। कंप्यूटर के विकास के आरंभिक काल में अंग्रेजी को छोड़कर विश्व की अन्य भाषाओं के कंप्यूटर प्रयोग क्षमता पर लोगों का ध्यान नहीं गया था, जिसके कारण एक भ्रांति फैली थी कि अन्य भाषाओं में, विशेष करके भारतीय भाषाओं में, हिंदी आदि भारतीय भाषाओं में ऐसी क्षमता नहीं है। वो थी, लेकिन ये सब अभी भ्रांतियां अभी दूर हो गई है। अब हिंदी का प्रयोग कंप्यूटर के प्रसंग में, डिजिटीकरण के प्रसंग में किस प्रकार हो रहा है, ये सब तथ्य आपसे छुपे नहीं है। जैसे यूनिकोड का जब पदार्पण हुआ तब हिंदी की स्थिति में बड़ी बदलाव आ गई है। 19 अगस्त 2009 में गूगल ने कहा कि हर 5 वर्षों में हिंदी की सामग्री में 94% बढ़ोतरी हो रही है। एक तथ्य आपको बता रहा हूँ। हिंदी की इंटरनेट पर अच्छी उपस्थिति है। आज आप बोल करके हिंदी टाइप कर रहे हैं, और हिंदी में टाइपिंग तो पहले करते थे, अब तो आप बोल करके हिंदी टाइपिंग कर ले रहे हैं। और इस समय हिंदी में सजाल, जिसको हम वेबसाइट कहेंगे, और चिट्ठे, जिसको ब्लॉग, मतलब देखिए ये सब जो कंप्यूटर कृत जो शब्द है, ये इन शब्द के लिए भी हिंदी में शब्द बना ले गए। जैसे ब्लॉग है उसको चिट्ठे, और ईमेल है इसके विपत्र, चैट है इसको गपशप, वेब सर्च है उसको खोज के रूप से, और ये हम जो मोबाइल में जो संदेश भेजते हैं, सरल मोबाइल संदेश, SMS, तथा अन्य हिंदी सामग्री आज इंटरनेट पर उपलब्ध है। इस समय अंतर्जाल पर हिंदी में कंप्यूटिंग यानी संगणक के संसाधनों की भरमार है, और नित्य नए नए कंप्यूटिंग उपकरण आ जाते हैं। और हिंदी किसी भी दृष्टि से अन्य भाषाओं की से, जो आधुनिक भाषाओं से पीछे नहीं है, ये मैं बोलना चाहता था। और अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने, प्रोफेसर पांडे जी ने, प्रोफेसर सुधारानी पांडे जी ने, प्रोफेसर शिशिर पांडे जी ने, प्रोफेसर सुधारानी पांडे जी ने, एवं हमारे प्रोफेसर विजयपाल शास्त्री जी ने, अन्य सभी वक्ताओं ने बहुत बात रखी है। तो इसलिए और अधिक समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपका आशीर्वचन हमारे लिए अवश्य ही पाथे सिद्ध होगा।